बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सुमैया ज़ाहिदी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक वर्कर जो किसी भी माइन या फैक्ट्री में काम करता हो वो किस तरह अपने लिए या अपने बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल कर सकता है। तो एक वर्कर जो किसी भी सनती इदारे या फैक्ट्री में या किसी माइन में काम करता हो, उसके वो बच्चे जो पहली जमात से लेकर मैट्रिक तक की तालीम में हो, वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के कायम करदा स्कूलों में बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद इसमें यह है कि वर्कर या वर्कर के वो बच्चे जो इंटरमीडिएट लेवल यानी कि FA FSC और ICOM से लेकर PhD तक की तालीम में हों, वो अपने तालीम पे आने वाले तमाम अखराजात जैसे कि एडमिशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह तमाम जो अखराजात हैं वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद इसमें मुख्तलिफ 3 कैटेगरीज़ के अंडर आने वाले जो वजीफ़े हैं वो भी माहाना हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है उन वर्कर्स या वर्कर्स के बच्चों की जो कि सूबाई या वफाकी हुकूमत के तालीमी बोर्ड के तहत FA FSC या ICOM वगैरह या इसके इक्वल कोई भी तालीम हासिल कर रहे हो। अच्छा, इसमें मज़ीद मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि DAE सिविल या इलेक्ट्रिकल या कोई भी ऐसा टेक्निकल कोर्स जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तहत ऑपरेट होता हो, जैसे कि NTB, NAVTEC, टेप्टा वगैरह के तहत आता हो, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं। तीसरी चीज़ इसमें एक आ जाती है कि वफाकी या सूबाई हुकूमतों के तहत ऑपरेट होने वाले कैडेट कॉलेजेस या पब्लिक कॉलेजेस वगैरह में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं। और इस कैटेगरी में जो माहाना वजीफ़े की रकम है वो 1600 रुपये है। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि ग्रेजुएशंस की तालीम हासिल कर रहे होते हैं। इस कैटेगरी में जो वजीफ़ा है वो 2500 रुपये माहाना है। और ये जो डिग्री है, जो ग्रेजुएशंस की डिग्री है, वो 2 साल की भी हो सकती है और 4 साल की भी हो सकती है। बस इसमें शर्त सिर्फ ये है कि डिग्री जो है वो HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा हो। तीसरी कैटेगरी में हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज आ जाती हैं, जैसा कि MCOM, MBA, इंजीनियरिंग, MBBS वगैरह की डिग्रीज जो हैं वो इस कैटेगरी के अंडर आ जाती हैं। और इस कैटेगरी में जो वजीफ़े की रकम है वो 3500 रुपये माहाना है। अच्छा, चौथी और आखिरी कैटेगरी जो हमारे पास है वो आ जाती है MS, MPhil या PhD वगैरह की डिग्री की। तो कोई भी वर्कर या उसके बच्चे अगर इनमें से कोई डिग्री हासिल कर रहा है तो उसको तमाम तर तालीमी अखराजात हैं वो उसकी अदायगी कर दी जाती है। अच्छा, मज़ीद इसमें मैं अब आपको ये बताती हूँ कि इन तमाम जो कैटेगरीज के अंडर पेमेंट आप हासिल कर सकते हैं, तो बोर्ड की अहलियत क्या है, आप किस तरह से उसको हासिल कर सकते हैं। ये तमाम वज़ाइफ या वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से मिलने वाली जो भी तालीमी मराहत है उसको हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जो वर्कर है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत वर्कर की तारीफ में आता हो, EOBI या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो और उसकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो कम से कम 3 साल हो। ताहम ये जो लेंथ ऑफ सर्विस की कैद है ये फर्स्ट कैटेगरी जिसमें वजीफ़े की रकम 1600 रुपये है उसके लिए नहीं है। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वर्कर जो है वो EOBI या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर वर्कर जो है वो EOBI या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो एलिजिबल है अपने लिए या अपने बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप हासिल करने का। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि बिल्कुल ऐसे वर्कर्स भी इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर एक चीज़ ऐड हो जाती है कि वर्कर को एक बयान हल्फी देना पड़ता है जो कि कंपनी इंतज़ामिया के नुमाइंदे और कंपनी में मौजूद CBA यूनियन के नुमाइंदे जैसे कि जनरल सेक्रेटरी या यूनियन का कोई भी और नुमाइंदे की तरफ से अटेस्टेड होता है, जिसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि जो वर्कर है ये इस इदारे में काम करता है और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत वर्कर की तारीफ पर पूरा उतरता है। अच्छा, अब आगे मैं यहाँ पे आपको ये बता देती हूँ कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का तरीका कार क्या है। आप स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कंपनी की इंतज़ामिया का वो नुमाइंदा जो कि वर्कर राइट्स के साथ डील करता हो, वर्कर्स बेनिफिट्स के साथ डील करता हो, आप उससे ये फॉर्म ले सकते हैं। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता है तो आप लेबर इंस्पेक्टर से ये फॉर्म ले सकते हैं, लेबर डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते हैं। जो भी वे आपके लिए आसान हो आप इस फॉर्म को हासिल करें, इस फॉर्म को फिल करें और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप इसके साथ अटैच करें।
करें। मैं मज़ीद यहाँ पे आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इसके साथ अटैच करने होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है वर्कर का कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, जो कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर यानी कि गवर्नमेंट के 17 ग्रेड ऑफिसर से अटेस्टेड होगा। दूसरे नंबर पे एक चीज़ यहाँ पे याद रहे कि अगर तो वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के तहत रजिस्टर्ड हो, और अगर वर्कर किसी माइन का वर्कर है तो ये ज़रूरी है कि माइंस एक्ट 1923 के तहत रजिस्टर्ड हो, और दोनों सूरतों में उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, इस फॉर्म के साथ अटैच होगी। तीसरे नंबर पे वर्कर के फैक्ट्री कार्ड की एक कॉपी आ जाएगी, उसके EOBI या सोशल सिक्योरिटी कार्ड की एक कॉपी आ जाएगी, और उसके अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस सर्टिफिकेट की एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी। और वर्कर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कंपनी इंतज़ामिया की तरफ से अटेस्टेड होंगे। अच्छा, इसके बाद आप मज़ीद इसमें जो है अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो उस स्टूडेंट की 2 तस्वीरें अटैच होंगी जिसके लिए स्कॉलरशिप हासिल की जा रही हो। अब अगर तो वर्कर अपने लिए हासिल कर रहा है तो अपनी 2 तस्वीरें इसके साथ अटैच करेगा, और अगर अपने किसी बच्चे के लिए स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहा है तो फिर उस बच्चे की 2 तस्वीरें इसके साथ अटैच हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे इसके साथ अटैच होगा स्टूडेंट कार्ड की एक कॉपी, मतलब जहाँ पे वो स्टूडेंट बच्चा पढ़ रहा है उस इंस्टीट्यूट का जो उसका ID कार्ड है उसकी एक कॉपी आ जाएगी। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी आ जाएगी, और अगर तो जो स्टूडेंट है वो 18 साल से कम है तो उसके बे फॉर्म की एक कॉपी आ जाएगी। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि जिस इदारे से वो बच्चा पढ़ रहा है, अगर तो वो इदारा गवर्नमेंट का है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इदारा गवर्नमेंट का नहीं है तो फिर उसका किसी भी कंसर्न गवर्नमेंट या HEC के साथ एफिलिएटेड होना ज़रूरी है, और ऐसी सूरत में उस इदारे का जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट है उसकी एक कॉपी भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होगी। 5वें नंबर पे आ जाता है जी स्टूडेंट की इनरोलमेंट स्लिप की एक कॉपी, और इसके बाद पिछली क्लास का जो उसका रिज़ल्ट है उसकी उस रिज़ल्ट कार्ड की एक कॉपी भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होगी। अच्छा, इसके बाद वर्कर की तरफ से एक एफिडेविट जो है वो इसके साथ लगता है जिसमें दर्ज होता है कि जिस बच्चे के लिए वो ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा है, एक तो वो उसकी हकीकी औलाद है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर तो जो भी इंफॉर्मेशन वो उसके बारे में प्रोवाइड कर रहा है उस इंफॉर्मेशन में कोई भी गलत बयानी हुई, वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई ना हो सकी, तो स्कॉलरशिप के लिए मिलने वाली जो रकम होगी वो उस रकम को वापस करने का पाबंद होगा। और तीसरे नंबर पे इसमें एक चीज़ ये ऐड होती है कि जिस क्लास के लिए, जिस डिग्री के लिए स्कॉलरशिप को अप्लाई किया जा रहा है, अगर तो वो बच्चा उस डिग्री को क्लियर ना कर सका तो इस सूरत में भी वो ये तमाम रकम वापस करने का पाबंद होगा। इसके बाद आखिर में जो इसके साथ अटैच होता है वो वर्कर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स अटैच होती हैं, जो या तो अकाउंट के चेक की कॉपी की सूरत में हो सकती हैं या फिर बैंक की तरफ से ओरिजिनल ऑफिशियल सर्टिफिकेट अटैच हो सकता है जिसमें वर्कर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स, बैंक ब्रांच कोड नंबर वगैरह सब कुछ ऐड होता है। और इसको बेसिकली अटैच करने का मकसद ये होता है कि जो स्कॉलरशिप की अमाउंट होती है वो डायरेक्ट वर्कर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। स्टूडेंट की ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके इदारे की तरफ से अटेस्टेड होंगे, वर्कर के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो वर्कर के इदारे की तरफ से अटेस्टेड होंगे, और स्टूडेंट के जितने भी एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड वो उसके जो तालीमी इदारा है उसकी तरफ से अटेस्टेड होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं ये फॉर्म के साथ अटैच करना उस सूरत में ज़रूरी है जब स्कॉलरशिप के लिए वर्कर अपने लिए या अपने बच्चे के लिए पहली बार अप्लाई कर रहा हो। अगर तो ये स्कॉलरशिप पहले वो हासिल कर चुका है और अब दूसरे साल के लिए या फिर दूसरे सेमेस्टर के लिए हासिल करना चाहता है तो बस स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ वो जो पिछला सेमेस्टर है, जो पिछला साल जो उसने पास किया है उसके रिजल्ट कार्ड की एक कॉपी, नेक्स्ट सेमेस्टर के या अगले साल के इनरोलमेंट स्लिप की एक कॉपी, और इसके अलावा उसके जो मेस चार्जेस हैं, हॉस्टल चार्जेस हैं, बोर्डिंग चार्जेस वगैरह जो भी हैं उनके ओरिजिनल पेमेंट वाउचर्स जो कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर यानी गवर्नमेंट के 17 ग्रेड ऑफिसर से अटेस्टेड होंगे। बस ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाना काफ़ी हैं। तो आप ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको क्लेम फॉर्म के साथ अटैच करें। इस क्लेम फॉर्म को आप डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर या माइंस की सूरत में असिस्टेंट माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर के पास जमा करवाएं। यहाँ पे आपके क्लेम फॉर्म की तस्दीक के बाद आपकी एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट और रीजनल स्क्रूटनी कमेटी के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन और आपके जो दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी तस्दीक के बाद आपकी एप्लीकेशन को पेमेंट के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है और इसके बाद वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है वो इस अमाउंट का चेक वर्कर के नाम पे इशू कर देता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर या माइंस की सूरत में असिस्टेंट माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर के ज़रिए वर्कर तक पहुँचा दिया जाता है। तो बेसिकली ये एक कंप्लीट प्रोसेस है टैलेंट स्कॉलरशिप का। आई होप आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आंसर कर चुकी हूँ, लेकिन अक्सर औकात मेरी नज़र से भी कुछ इस किस्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गुजरते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वर्कर वेलफेयर बोर्ड के स्कूल मौजूद नहीं होते, तो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो किस तरह इस एजुकेशन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार बेसिकली ये है कि अगर तो उस डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है तो वर्कर वेलफेयर बोर्ड ही किसी स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और जो बच्चे हैं वो उस स्कूल में वर्कर वेलफेयर बोर्ड के तहत ही एजुकेशन फैसिलिटी अवेल करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो दूसरा तरीका इसका ये है कि आपके तालीम पर आने वाले जितने भी अखराजात हैं आप उनकी जो रसीदें हैं वो अपने पास संभाल के रखें और एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखें जिसमें आप ये चीज़ मेंशन करें कि क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट में वर्कर वेलफेयर बोर्ड का स्कूल मौजूद नहीं है, लिहाजा ये जितनी भी एजुकेशन पे आपके अखराजात हुए हैं इन तमाम अखराजात को रीइंबर्स करने का हुक्म सादर फरमाएं। वो तमाम तर रसीदें आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करें। इस एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डीसीओ से साइन एंड स्टैम्प करवाएं और वर्कर वेलफेयर बोर्ड में अपने अखराजात की रीइंबर्समेंट के लिए जमा करवा दें। ये बेसिकली एक तरीका है उन लोगों के लिए जिनके डिस्ट्रिक्ट में वर्कर वेलफेयर बोर्ड के स्कूल मौजूद नहीं हैं, वो इस तरह से इस एजुकेशन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि अगर किसी वर्कर का इंतकाल हो चुका है तो क्या उसके बच्चे इस टैलेंट स्कॉलरशिप के हकदार हैं? तो बिल्कुल ऐसे वर्कर के बच्चे भी इस एजुकेशन स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए हकदार हैं। इसके लिए बस रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि जिस वर्कर का इंतकाल हुआ है उसके जो लवाहिकीन हैं यानी कि उसकी बेवा या उसके बच्चे, उन्होंने वर्कर वेलफेयर बोर्ड के थ्रू उस वर्कर के इंतकाल के मौके पर डेथ ग्रांट हासिल की हो। तो आप जब इस एजुकेशन स्कॉलरशिप को क्लेम करेंगे उस क्लेम फॉर्म के साथ आप इस चीज़ का एक एविडेंस अटैच कर देंगे कि आपने वर्कर के इंतकाल के मौके पर डेथ ग्रांट वर्कर वेलफेयर बोर्ड से हासिल की है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आ जाती है कि अगर कोई जो वर्कर है वो माजूरी की बिना पर माजूरी पेंशन पे हो या फिर ग्रांट हासिल कर चुका हो तो क्या वो या उसके बच्चे इस एजुकेशन फैसिलिटी को हासिल करने के लिए एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल ऐसे अफराद भी इस फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हैं। उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आपको मेडिकल बोर्ड के थ्रू जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है आप क्लेम फॉर्म के साथ उसकी एक कॉपी अटैच कर दें। तो इस तरह से आप भी इस एजुकेशन फैसिलिटी को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा एक मेन पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि अगर किसी फैक्ट्री में या किसी माइंस में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कुछ वर्कर्स को हायर किया जाता है या किसी भी और कैटेगरी के वर्कर्स जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत वर्कर की तारीफ पे पूरे उतरते हैं तो वो भी इस एजुकेशन फैसिलिटी को हासिल करने के लिए एलिजिबल हैं। मज़ीद एक चीज़ ये एक कन्फ्यूजन ये देखने में आती है कि आया इस एजुकेशन स्कॉलरशिप को कब अप्लाई किया जाए। तो इसमें ये ऐसे है कि जो बच्चे सेमेस्टर सिस्टम में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो तो सेमेस्टर वाइज इसको अप्लाई करेंगे और जो बच्चे एनुअल सिस्टम में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए ये है कि नॉर्मली एजुकेशन स्कॉलरशिप का जो ऐड है वो न्यूज़पेपर में दिसंबर के एंड तक आ जाता है और उसकी जो डेडलाइन है वो 1 माह या उससे कुछ ज़्यादा की होती है। तो उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करवाना होता है। अच्छा, आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आपकी जो दरख्वास्त है उसको जब आप जमा करवाएंगे तो आपको वहाँ से एक रसीद मिलेगी। आप उस रसीद को संभाल के रखें। उसका रीज़न एक तो ये है कि जब तक आपको आपकी जो पेमेंट है नहीं मिल जाती एजुकेशनल एक्सपेंसेस की तब तक आप अपनी एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक कर सकें।
दूसरी एक इसमें बात ये है कि बाज़ औक़ात आपके एप्लीकेशन फ़ॉर्म में किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन रेज़ हो जाता है। ऑब्जेक्शन किसी भी किस्म का हो सकता है, आया कोई मालूमात आपने गलत प्रोवाइड की हो सकती है या किसी भी किस्म का और कोई ऑब्जेक्शन होता है, तो उस ऑब्जेक्शन के लगने के बाद आपकी एप्लीकेशन फ़ॉर्म को इदारे के पास वापस भेज दिया जाता है, जो कि आपने ऑब्जेक्शन रिमूव करने के बाद फिर से जमा करवानी होती है। आम तौर पे देखने में ये आता है कि ऑब्जेक्शन इस टाइप के आपकी एप्लीकेशन पे लगते हैं कि वर्कर ने अपने डेज़िग्नेशन को, अपने ओहदे को इस तरह से डिफ़ाइन किया होता है कि वो लग नहीं रहा होता कि वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत वर्कर की तारीफ़ पे पूरे उतरते हैं। तो ऐसे में एम्प्लॉयर की तरफ से उसके साथ एक लेटर अटैच कर दिया जाता है, जिसमें ये चीज़ बयान कर दी जाती है कि ये जो वर्कर है, इसका जो जॉब रोल है वो ये है और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत वर्कर की तारीफ़ पे पूरा उतरता है। और इसके बाद आपको उस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फिर से जमा करवाना होता है, तो इसके लिए बेहतर है कि जो रसीद आपको वहाँ से मिले, आप उसको सँभाल के रखें। अच्छा, आजकल जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि टैलेंट स्कॉलरशिप के एक ही केस के 2 सेट्स आपने जमा करवाने होते हैं। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है ये टाइम टू टाइम वेरी करती है, तो आपने जब भी इस स्कॉलरशिप को क्लेम करना हो, आप वहाँ से ये चीज़ पहले चेक कर लें कि आया आजकल उनकी क्या रिक्वायरमेंट है इससे रिलेटेड। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट जो है वो मेथड है। मज़ीद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी आपके सामने रख दिए हैं। आई होप कि हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, मुकम्मल तौर पे हम इसका हर एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज़ होता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या किसी और लेबर लॉ से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।